नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 ऑफ राजा भोज, द पिकासो ऑफ मिडिवल इंडिया। आपने इसके पहले 2 चैप्टर ना देखे हों, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कृपया उसको देख लें तो कंटिन्यूटी समझ में आएगी आपको। दूसरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कैसे इस्लाम का मिडिल ईस्ट पे जब उदय हुआ तो इनडायरेक्टली उसका असर भारत पे ये पड़ा कि 9वीं और 10वीं सदी में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण का स्वर्णिम काल आ गया। और ये भी एक विडंबना है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी से उन मंदिरों को टूटने और लूटने की शुरुआत भी इस्लाम के कारण ही हुई। इसको एक समय का चक्र ही कह सकते हैं। इस चैप्टर 3 में हम देखेंगे ख़ास तौर से कि मोहम्मद गजनी ने जब अटैक किया था भारत पर 11वीं सदी के शुरुआत में, और उसमें से आखिरी हमला सोमनाथ मंदिर पे था, तो कैसे सोमनाथ मंदिर को जब उसने तोड़ा है और उसको राजा भोज ने विध्वंस को देखा जब, तो उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये इस कहानी का, राजा भोज की कहानी का मुख्य पार्ट है। तो उसका प्रभाव और उसके प्रभाव से उनका क्या रिएक्शंस हुए, ये इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस सब को समझने के लिए हमें पहले 10वीं सदी में पहुंचना पड़ेगा, जब भारत में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का अंत हो चुका था। छोटे छोटे रजवाड़ों का उदय हो रहा था, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, चंदेला, सोलंकी इत्यादि। तो ये सब अपने पांव जमा रहे थे। और उस समय 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा सनातन को फिर से उभारा जा रहा था। वो सनातन जो मौर्य काल के बाद 1000 साल तक करीब करीब डोरमेंट रहा, मरा नहीं, पर बौद्धिज़्म के सामने और जैनिज़्म के सामने सनातन नेपथ्य में चला गया था। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जो काम किया है ऑफ रिवाइवल ऑफ सनातन एंड शिव के जो उन्होंने मंदिर बनवाए और जो 12 ज्योतिर्लिंग बनवाए, उसका मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या इम्पोर्टेंस थी उस काम की उस समय। बिकॉज देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम, देयर वाज अ रिलीजियस वैक्यूम। बौद्ध धर्म करीब करीब ख़त्म हो गया था भारत में, और उस समय एक धर्म की बहुत आवश्यकता थी। तो जो बौद्धों के काल में शांति और अहिंसा के पाठ में हमारे राजा इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो अपनी रक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं थे। तो जब 8वीं सदी के बाद फिर से सनातन धर्म की वापसी हुई, तो हमारे देवी देवताओं के तो हाथ में हथियार थे, तो उसका एक असर पड़ा, शौर्य वापस लौटना शुरू हुआ। पर जब तक हम संभलते तब तक ये मध्य एशिया से हमले शुरू हो चुके थे। और ये हमले इनके लिए इट वाज अ वॉक इन द पार्क, क्योंकि यहाँ पर लोग तैयार नहीं थे ऐसे हमलों के लिए। हम लोग अगर लड़ते भी थे तो शास्त्रों के हिसाब से और बड़ा नियमों के हिसाब से लड़ते थे कि भाई सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ाई हुई, और उसके वो भी लड़ाई भी एक मैदान में होती थी जैसे फुटबॉल मैच हो रहा हो। जबकि ये जो लुटेरे आ रहे थे, इनके कोई धर्म नहीं था, कोई नियम नहीं थे। ये छल कपट, रात में हमले करना, सब तरह से इन्होंने वो सारे नियम तोड़े। और हम सोचते थे कि धर्म के हिसाब से ही लड़ाई होती है। इट वॉज अ कल्चरल वॉर, वी हैड डिफरेंट कल्चर, उनका कल्चर बिल्कुल अलग था। और इस वजह से हमारी ज़्यादातर हार इसी वजह से हुई कि इट वॉज नॉट ओनली शौर्य की हार, हमारी ताकत की हार से ज़्यादा कल्चरल हार थी। वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम एंड वो अलग रूल्स के खेल रहे थे। 10वीं शताब्दी में क्योंकि सभी शिव भक्त थे यहाँ पर, जो उदय हो रहा था, जितने ये रजवाड़े बन रहे थे ज़्यादातर सब शिव भक्त थे, तो आपस में वैसे भी राजा लड़ते नहीं थे क्योंकि दोनों के भगवान एक ही थे। और ज़्यादातर शादी ब्याह से और संबंधों से मैटर सेटल हो जाते थे, या बहुत से बहुत हुआ तो यहाँ के पहलवान और वहाँ दूसरी जगह के पहलवान आपस में लड़ लिए और कौन ज़्यादा ताकतवर है वो डिसाइड कर लिया, तो समझौते हो जाते थे बिना लड़े। और अगर लड़ना ही पड़ जाए तो भाड़े के सैनिक फिर बुलवाते थे, क्योंकि ये राजाओं ने अपनी आर्मी नहीं रखते थे। कंधार में भारत के वैभव की खासी खबर रही होगी, तो वहाँ के जो नौजवान थे उनको भारत के लिए वैसा ही
एक इंटरेस्ट कहें या एम्बिशन कहें टू गो टू इंडिया था, जैसे आज के नवयुवकों को अमेरिका जाने का होता है। इट वॉज कि भारत जाएं और पैसा बनाएं मतलब पैसा लूटें। तो ये एक इम्प्रेशन था। तो इसीलिए छोटे मोटे लुटेरे आते रहते थे और फिर बड़े बड़े, ये जैसे गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, तो इसने भी भारत को काफ़ी लूटा। भारत उस समय बहुत खुशहाल था, पैदावार बहुत अच्छी थी, कृषि की, हस्तकला, हस्तशिल्प, इन सब का काफ़ी उत्पादन होता था, जो सिल्क रूट से और चाइना से जो सिल्क रूट चल के और यूरोप जाता था तो वो कंधार से होकर निकलता था। तो भारत से कंधार के लिए भी कनेक्शन था, तो यहाँ से कंधार जाता था, कंधार से फिर वो यूरोप के लिए चला जाता था। तो कंधार पर जो वहाँ के कबीले थे और वहाँ के लोग रहने वाले थे वो बहुत खूंखार टाइप के लोग थे, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान था, वातावरण बहुत कठिन था। और आई थिंक कठोर वातावरण कठोर आदमियों को पैदा करता है। और हमारे यहाँ क्योंकि बड़ा सॉफ्ट वातावरण था तो हमारे यहाँ सॉफ्ट आदमी पैदा हो रहे थे। आई मीन दैट इज़ सम कनेक्शन। तो उन लोगों को जब ये अंदाज़ हुआ कि यहाँ पर इतनी धन संपदा है और यहाँ के लोग बड़े ठंडे हैं लड़ाई के मामले में, तो नेचुरली दे थॉट कि इट्स ए ईजी गेम फॉर देम, और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। 11वीं सेंचुरी में क्योंकि इस्लाम आ गया था, इस्लाम ने उन खूंखार लोगों को और कट्टर बना दिया था। तो मोहम्मद गजनी ने, जिसने सबसे पहले अटैक किया 11वीं सेंचुरी में, जो रिकॉर्डेड है, उसके पहले मीर कासिम आया था पर वो सिर्फ सिंध तक आया था। तो ये जो उत्तर भारत में अंदर अटैक्स होने शुरू हुए, यूपी में, पंजाब में और इस एरिया में, जिसको सबसे पहले गजनी आया। तो गजनी ने कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी के बिगनिंग से और 1026 दैट वाज द लास्ट अटैक ऑन सोमनाथ मंदिर, तो उसने करीब 17 बार अटैक किया। एंड एवरी टाइम ही केम एंड लूटेड टेम्पल्स। पर टेम्पल्स उसने तोड़े नहीं तब तक, क्योंकि शायद वो जानता था कि टेम्पल तो इट्स लाइक एक खजाना है, हर साल बढ़ जाता है और फिर आके वो लूट ले। उसकी लुटाई ऐसे ही हो गई थी जैसे एक ATM मशीन हो। वो आता था, हर साल लूटता था और चला जाता था। एंड प्रोबेबली वी नेवर लर्नड लेसन्स फ्रॉम दैट। और अल्टीमेटली उसको ये खबर मिली कि भाई सबसे बड़ा मंदिर तो सोमनाथ का है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धन है, क्योंकि सोमनाथ समुद्र के किनारे स्थित था गुजरात में, जहाँ से कि व्यापार होता था। तो व्यापारी वहाँ आते थे और नेचुरली चढ़ावा ज़्यादा मिलता था। तो इट वाज द मोस्ट प्रॉस्परस टेम्पल ऑफ दैट टाइम। तो अल्टीमेटली उसको जब खबर मिली तो उसने उस पर अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया पूरा। एंड ये कहते हैं कि ही केम विद 50 ऑड पीपल। तो ये लोग बहुत छोटे टोले में आते थे घोड़ों पर बैठ के, एंड दे वर ब्रूटल। तो वो सब डिस्ट्रॉय करते थे। तो इसने सोमनाथ को तो लूटा, पर सोमनाथ का इसने जो शिवलिंग है उसको भी खंडित कर दिया। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है वो यही है कि 50 आदमी इतना बड़ा टेम्पल तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब उसने जिन लोगों को बंदी बनाया, यहाँ के लोकल लोगों को, उन्हीं से वो मंदिर तोड़वाए। एंड दैट इज़ अ डबल वैमी कि एक तो आपका मंदिर वो लूट रहे थे और फिर उसी मंदिर को वो आपसे ही तोड़वा रहे थे, आपके फेथ को आपसे ही तोड़वा रहे थे। तो दैट वाज मोर डिमोरलाइजिंग। इस तरह से सोमनाथ के मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय किया एंड वो लूट के चला गया। ये खबर राजा भोज को लगभग महीना भर बाद मिली होगी या जितना भी समय लगाओ, क्योंकि भोज वॉज एट धारा नगरी नियर इंदौर, विच इज़ अबाउट 700 किलोमीटर्स फ्रॉम सोमनाथ वेरावल, जहाँ पर ये सोमनाथ मंदिर है। राजा भोज को ये खबर मिलते मिलते और राजा भोज के वहाँ पहुँचते पहुँचते ये मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुका था और लुटेरे जा चुके थे जब भोज पहुँचे। बट भोज वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैन। हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। लिटरेरी था, कला में, साहित्य में, संगीत में, मेटलर्जी में, इन सब में उसको बहुत रुचि थी। तो ही वॉज बेसिकली एन आर्टिस्ट, क्रिएटिव। जब वो वहाँ पहुँचा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज्ड कि जो लुटेरे आते हैं वो केवल धन लूटने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ के फेथ को तोड़ने आ रहे हैं। दैट वाज हिज अंडरस्टैंडिंग वेरी राइटली। एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग, बिकॉज उसने काफ़ी शिव मंदिर बनवाए थे
इस एरिया में, उसके धार और मालवा एरिया में, ही वॉज अ शिव भक्त। क्योंकि मंदिर जो थे वो एक टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। मंदिर जहाँ बनता था उसके चारों तरफ बस्ती बनती थी और मंदिर का पुजारी उसके थ्रू लोगों में संस्कार देता था, शिक्षा देता था और एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। तो टैक्स भी वही कलेक्ट करता था। तो एक तरह से वो कल्चरल हब था। राजा मंदिर इसलिए नहीं बन पाता था खाली कि उसको भगवान की पूजा करनी है, वो इसलिए बन पाता था कि उसका वहाँ पर विस्तार हो और उसके जो मैसेजेस हो या उसके जो लोगों को जोड़ना है उसको अपने राज से, वो मंदिर के थ्रू हो। सो इट वाज अ कल्चरल सेंटर। तो उसने बहुत सारे मंदिर डिज़ाइन किए थे और बनवाए थे, पर यहाँ आके उसका कॉन्फिडेंस हिल गया क्योंकि उसको लगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। क्योंकि ये मंदिर जो है दे आर वल्नरेबल, ये जो लुटेरे आ रहे हैं ये इन मंदिरों को तोड़ सकते हैं पूरा। क्योंकि जो नागर शैली में मंदिर बन रहे थे उसमें सारी नक्काशी मंदिर के बाहर दीवारों पर थी। इट वाज लाइक ए इंसाइक्लोपीडिया, पूरा बच्चों के हिसाब से, वयस्कों के हिसाब से, वृद्धों के हिसाब से और फिर मोक्ष के हिसाब से। स्कल्पचर्स के थ्रू टीचिंग्स थी ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेटली अटेनिंग मोक्षा। तो टेम्पल्स वर ओपन बुक, यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ। को लगा कि ये सब जो वो कर रहा है ये तो वल्नरेबल है, ये जो अब आएंगे ये इसको तोड़ सकते हैं। उस स्थिति में राजा भोज और तो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी धन संपदा दे सकते थे उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो मदद की और कुछ समय वहाँ रुक के वो वापस धार के लिए वापस आए। परंतु इस दृश्य से और इस एक्सपीरियंस से उनका मन बहुत विचलित हो गया, बिकॉज ही थॉट कि ये चीज़ें बार बार होंगी और हर बार उसी पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ेगा। कोई इसका ठोस रास्ता निकालना चाहिए और वो ठोस रास्ता यही है कि इसको रीडिज़ाइन करना चाहिए मंदिर को, जिससे कि वो ऐसे हमलों को सह सके। पर ये इतना आसान काम नहीं था क्योंकि मंदिर एक आस्था का सवाल है और वो आस्था जुड़ी हुई है उसकी फिज़िकल फॉर्म से। जिस तरह एक आदमी का फिज़िकल फॉर्म होता है, एक मंदिर का भी फिज़िकल फॉर्म होता है। तो एक तो भक्तों की आस्था और दूसरा इवन कारीगर, क्योंकि कारीगर एक तरह के मंदिर के आर्किटेक्चर के लिए ट्रेंड थे। उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि कैसे, क्योंकि हर चीज़ नाप तोल के बनती है। एक एक मूर्ति की नाप, अगर आपको 50 फीट का मंदिर बनाना है या 25 फीट का बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उसी हिसाब से प्रोपोर्शंस सेट होंगे। तो इट वाज फाइन मैथमेटिक्स जिसके हिसाब से मंदिर डिज़ाइन होते थे। वरना आपने कभी इतने हज़ारों मंदिर इंडिया में बने पर कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई मंदिर आड़ा टेढ़ा बन गया। सो एवरीथिंग वाज इन परफेक्ट ज्योमेट्री। तो इसलिए अगर उसमें कोई डिज़ाइन चेंज किया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, उसके बाद कैंटिलीवर की साइजेस ऐसी हो सकती हैं कि आप पत्थर ऊपर ना उठा पाएँ। मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस, डिज़ाइन चैलेंजेस, ये सब आ सकते हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो राजा भोज थॉट ओवर इट एंड ही अप्लाइड हिज माइंड, हिज क्रिएटिविटी। और उसके बहुत बाद उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया भी। अब वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने वो डिज़ाइन कैसे बनाया और उसका लोगों पर या पुजारी जो उनके धर्माधिकारी थे उन पर क्या असर हुआ। और फिर राजा भोज द आर्टिस्ट, हाउ डिड ही फेस दोज चैलेंजेस एंड उन्होंने उसके रास्ता क्या निकाला। ये भी अपने आप में एक कहानी है जो हम अगले चैप्टर में फिर डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स एंड इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 चैप्टर्स की लिंक भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।